हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलएनजेई। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में स्टूडेंट्स को हमेशा बहुत कन्फ्यूजन रहता है और वो अलग अलग मेथड्स ट्राई करते रहते हैं। कभी वर्चुअल वर्क मेथड, कभी कोई सा मेथड, लेकिन स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में हमेशा कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है। बट आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज प्योरली विजुअल मेथड और जस्ट थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला मेथड है जिसमें विदाउट एनी कैलकुलेशन you will be able to find relation between velocity and acceleration using string constraint। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि कंस्ट्रेंट मोशन एक्चुअली क्या होता है। व्हाट इज कंस्ट्रेंट मोशन? कंस्ट्रेंट मींस कंडीशन। इफ one or two objects are moving such that while moving they have to satisfy a particular condition, that condition is called constraint, and those objects are known or they are called to be constrained to follow that constraint। है ना, आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, लेकिन आप ऐसा समझिए कि दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो उन ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करते हुए चलना है। तो उनको बांध दिया गया है कि भाई आप इस कंडीशन को अवॉइड नहीं कर सकते, उसको वायलेट नहीं कर सकते। सो दे आर कंस्ट्रेंड टू फॉलो अ कंस्ट्रेंट। अब स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या होता है? स्ट्रिंग के बारे में आपने पढ़ा। जो स्ट्रिंग हम पढ़ते हैं वो स्ट्रिंग होती है इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या है कि उसका जो लेंथ है वो लेंथ कांस्टेंट रहेगा, लेंथ चेंज नहीं होगा। दो ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रिंग से बने हुए हैं या तीन ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग से बने हुए हैं तो जो स्ट्रिंग्स हैं उनका लेंथ कांस्टेंट रहना है। कांस्टेंट मोशन को और ऐसे समझ सकते हैं आप। लेट्स से दिस इज ऑब्जेक्ट ए, दिस इज ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट बी आगे चल रहा है v2 स्पीड से, ऑब्जेक्ट ए आगे चल रहा है v1 से। इन दोनों के बीच का सेपरेशन है l। नाउ इफ आई से दैट a एंड b both are moving on the straight line and they have to move such that L must be increasing, L बढ़ना चाहिए। What is L? Separation between A and B। तो ये कंडीशन हो गई, ये कंस्ट्रेंट हो गया कि L को इंक्रीज होना है। They are constrained to move such that L increases। तो आप बता सकते हैं V2 V1 से बड़ा होना चाहिए, तभी ऐसा हो पाएगा। If L has to decrease then V2 should be less than V1 and if L remains constant, अगर L को कांस्टेंट रहना है और दोनों को स्ट्रेट लाइन में चलना है देन बोथ मस्ट बी मूविंग विद सेम वेलोसिटी। दोनों का v1 v2 इक्वल होना चाहिए। यही सिंपल सा कंस्ट्रेंट की फीलिंग है। अब देखते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में क्या होगा। अब अगर मैं ये कह देता हूं कि एक ब्लॉक है A और दूसरा ब्लॉक है B, वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो स्ट्रिंग का लेंथ तो चेंज नहीं होना है ना। इफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज नॉट चेंजिंग तो हम ये कह सकते हैं along length of the string their relative velocity must be 0। अगर B इधर चल रहा है कहीं V2 से और A मान लीजिए इधर जा रहा है V1 से, और B स्ट्रिंग से बीटा एंगल बनाता है, A स्ट्रिंग से अल्फा एंगल बनाता है, तो A की वेलोसिटी का लेंथ के लॉन्ग कंपोनेंट क्या हुआ? V1 cos अल्फा। B की वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट क्या हुआ? V2 cos बीटा। इफ दिस L हैज टू बी कांस्टेंट, L को चेंज करने वाली वेलोसिटी कौन कौन सी है? V2 cos बीटा, V1 cos अल्फा। L will remains constant when these components are equal। So along length of the string the components of velocity of both the objects must be equal। जैसा कि ये डायग्राम है, ये क्वेश्चन जब आप न्यूटन्स लॉ में करते हो और ये जब आपको क्लास में सॉल्व कराए जाते हैं, यहां आप कभी भी नहीं पूछते हो कि सर आपने डायरेक्टली एक्सेलरेशन सेम क्यों कर दिया और इन दोनों की वेलोसिटी सेम क्यों कर दी, क्योंकि वो आपका उतना कॉमन सेंस पहले से बना हुआ है कि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और स्ट्रिंग का लेंथ चेंज नहीं होना है। व्हाट इज लेंथ? द सेपरेशन बिटवीन बोथ द ब्लॉक्स। तो अगर इस L को कांस्टेंट रहना है तो A ब्लॉक अगर A1 से आगे जाएगा, B ब्लॉक अगर A2 से आगे जाएगा, then A1 has to be equals to A2। इनफैक्ट यही स्ट्रिंग कंस्टेंट है। इस पर सिचुएशन बहुत सारी अलग अलग आ सकती है। जैसे दूसरा सिचुएशन ये है कि यहां पर एक ब्लॉक तो नीचे की तरफ आ रहा है V1 से और दूसरा ब्लॉक आगे चल रहा है V2 से। So both the blocks are not moving along a string,
स्ट्रिंग के अलॉन्ग मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कह सकते हैं अगर ये लेंथ x है और ये y है तो ब्लॉक A के कारण x लेंथ इंक्रीज होगा। कितना स्पीड से इंक्रीज होगा? v1 स्पीड से। ब्लॉक B के चलने के कारण y डिक्रीज होगा, और जितना x इंक्रीज होगा उतना ही y डिक्रीज होना चाहिए। क्या y को डिक्रीज करने वाली वेलोसिटी v2 है? नहीं। तो अगर ये एंगल यहां पर थीटा बनता है तो इस v2 का लेंथ के अलोंग कंपोनेंट क्या हुआ? v2 cos थीटा। So component of velocity of both the blocks along length of the string must be equal. So v1 must be equals to v2 cos theta. v1 v2 cos theta के इक्वल आना चाहिए। ये यहां पर कंस्टेंट रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, और सिचुएशन देखते हैं। जैसे सिंपल एटवुड मशीन वाला पार्ट है, अगर स्ट्रिंग का ये लेंथ x है और ये y है, ब्लॉक A ब्लॉक B, इफ A इज मूविंग डाउन एंड B इज मूविंग अप, तो आपको पता है ये टोटल लेंथ x प्लस वाई तो कांस्टेंट रहना है, जितना x इंक्रीज होगा उतना ही y में डिक्रीज होना चाहिए। तो अगर a v से नीचे आ रहा है तो b v से ऊपर जाएगा। और ये वेलोसिटी हम किसके रेस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं? वी आर कैलकुलेटिंग इट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और फिर ध्यान दीजिए, ये जो पुली है ये पुली फिक्स है, जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगा वही पुली के रेस्पेक्ट में भी होगा। अगर कोई ऑब्जर्वर पुली पर बैठा होगा वो कह सकता है पुली के रेस्पेक्ट में जो ए की वेलोसिटी होगी उतना ही इक्वल एंड अपोजिट बी की वेलोसिटी होगी। विद रेस्पेक्ट टू पुली, विद रेस्पेक्ट टू पुली वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। अगर ये चीज आप याद रखते हैं तो बहुत सारे उन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं जहां पर पुली भी मूव कर रही होगी, जैसा कि ये सेकंड सिचुएशन है। नाउ इफ आई से कि ये ब्लॉक ए है, ये v1 स्पीड से आगे जा रहा है, और ब्लॉक बी ये सपोज v2 से नीचे आता है, ब्लॉक सी ये सपोज v3 से ऊपर जा रहा है। आप उसे ऊपर नीचे किधर भी जाता मान सकते हैं, एंड यू हैव टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन v1 v2 एंड v3। तो सबसे पहली बात, अगर आप फर्स्ट स्ट्रिंग को देखें, इसका ये लेंथ x है, ये लेंथ y है, ब्लॉक के आगे आने के कारण x लेंथ डिक्रीज होगा तो y उतना ही इंक्रीज होगा, और y उस मूवेबल पुली से कनेक्टेड है। तो अगर वो v1 से नीचे आ रहा है तो ये पुली भी कितना स्पीड से नीचे आएगी? v1 से। ये पहला पॉइंट। अब हमें पता है कि पुली के रेस्पेक्ट में जो दोनों ब्लॉक पुली के ऊपर टंगे हुए हैं उनकी वेलोसिटी इक्वल एंड अपोजिट होनी है। तो अगर मैं ब्लॉक बी की बात करता हूं, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रेस्पेक्ट टू पुली, बी नीचे आ रहा है v2 स्पीड से, पुली नीचे आ रही v1 से, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रेस्पेक्ट टू पुली इज v2 माइनस v1। जब मैंने v2 माइनस v1 लिखा तो मैंने ये अज्यूम कर लिया है कि v2 ज्यादा है और v2 माइनस v1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नाउ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक सी विद रेस्पेक्ट टू पुली, सी की वेलोसिटी पुली के रेस्पेक्ट में क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली, वो बन जाएगा v3 प्लस v1, और ये किधर होगा? ऊपर की तरफ। और हमें पता है पुली के रेस्पेक्ट में एक जितना स्पीड से नीचे आएगा दूसरा उतना स्पीड से ऊपर जाना चाहिए। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू v3 प्लस v1। ये रिलेशन आ गया। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 2v1 इक्वल टू v2 प्लस v3। पुली के रेस्पेक्ट में, मूवेबल पुली के रेस्पेक्ट में एक जितना स्पीड से नीचे आएगा दूसरा उतना स्पीड से ऊपर चला जाएगा। ये सिंपल सी बात है। एक और सिचुएशन देखते हैं। यहां पर देखो, इस ब्लॉक की स्पीड मान लीजिए v1 है और ये v2 है। आपको v1 v2 में रिलेशन बताना है, तो यहां भी आप सिंपली ऐसे ही कर सकते हैं। ये लेंथ अगर L1 है, ये लेंथ L2 है, तो इधर वाला भी L2 होगा, ये L3 होगा। अब आप यहां मुझे बता सकते हैं इस स्ट्रिंग का टोटल लेंथ क्या हो गया? L1 प्लस 2L2 प्लस L3, यही होगा। v1 v2 में रिलेशन बनाना है हमें। जब ये सब ब्लॉक मूव करेंगे वो कौन सा लेंथ है जो चेंज नहीं होगा? इस पूरे स्ट्रिंग में से वो कौन सा लेंथ है जो चेंज नहीं होना है? तो ये लेंथ तो कांस्टेंट रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आना है। दिस इज कांस्टेंट। और आप क्लियरली देख सकते हैं अगर ब्लॉक ए ब्लॉक बी, अच्छा इसकी स्पीड को मैं v1 कह देता हूं क्योंकि मैंने v2 वहां पर लिखा है। ये ब्लॉक बी की स्पीड v1 है और ब्लॉक ए की स्पीड v2 है। v2 के आगे आने के कारण L3 डिक्रीज हो रहा है,
और B के नीचे आने के कारण दोनों L2 इंक्रीज हो रहे हैं। अगर ये B यहां से 1 मीटर नीचे आया तो ये पुली भी 1 मीटर नीचे आएगी, तो दोनों तरफ स्ट्रिंग 1 मीटर बढ़ जाएगी। तो यहां ये लेंथ टोटल कितना बढ़ जाएगी, 2 मीटर, तो इसको यहां से 2 मीटर आगे आना पड़ेगा। तो जिस टाइम में ये 1 मीटर नीचे गया वो 2 मीटर आगे आया, दैट मीन्स उस ब्लॉक की वेलोसिटी बी ब्लॉक की वेलोसिटी का डबल है। सो V2 इज ट्वाइस ऑफ V1। ऐसे आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स की जरूरत है नहीं, थोड़ा सा आप विजुअल इंस्पेक्शन भी लगाएंगे तो भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक सिचुएशन ये है, यहां वेज के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है। इफ आई से कि ये वेज आगे की तरफ जा रहा है विद एक्सेलेरेशन ए एक्सेलेरेशन से आगे चल रहा है, तो ब्लॉक का एक्सेलेरेशन क्या होगा। तो देखिए ये जो स्ट्रिंग है इसका ये लेंथ L1 है और ये लेंथ L2 है, तो स्ट्रिंग का टोटल लेंथ L1 प्लस L2 हो गया। अब जब वेज आगे जाएगा तो वेज के आगे जाने से पुली भी आगे जाएगी, तो वो जो L1 है, व्हाट इज L1? L1 इज सेपरेशन बिटवीन वॉल एंड वेज। वेज के लेफ्ट में जाने से वो L1 बढ़ेगा तो L2 घटेगा ना। अगर वेज यहां से 1 मीटर आगे चला गया तो ये L1 कितना हो गया, L1 प्लस 1, तो इसको होना होगा L2 माइनस 1, यहां इतना डिक्रीज होना होगा। और ये डिक्रीज कब होगा, जब ब्लॉक ऊपर गया होगा, तो ब्लॉक 1 मीटर ऊपर गया। जितना वेज पीछे गया ब्लॉक उतना ही ऊपर गया, तो वेज का एक्सेलेरेशन अगर A पीछे की तरफ है तो इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन A ऊपर की तरफ होगा। क्या ये एक्सेलेरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा? नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी कोई ब्लॉक या जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लिप करता है तो जिस एक्सेलेरेशन से वो स्लिप कर रहा है दैट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द दिस सेकंड ऑब्जेक्ट। तो ये एक्सेलेरेशन वेज के रेस्पेक्ट में। अगर आपको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बताना है तो फिर ये एंगल अगर थीटा है तो इस एक्सेलेरेशन का इधर कंपोनेंट आएगा A cos थीटा, ऊपर कंपोनेंट आएगा A sin थीटा। इसको ब्लॉक अगर मैं B कहता हूं तो एक्सेलेरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी, ये वेज के साथ साथ A से पीछे जा रहा है और खुद के कारण A cos थीटा से आगे जा रहा है, तो आप लिखेंगे A माइनस A cos थीटा इंटू माइनस आई कैप प्लस A साइन थीटा इंटू जे कैप। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलेरेशन इतना होगा, और वेज के रेस्पेक्ट में लिखना है तो वेज के रेस्पेक्ट में यही एक्सेलेरेशन है। एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू वेज, उसकी वैल्यू आ जाएगी A cos थीटा आई कैप प्लस A साइन थीटा जे कैप। So this is how you can write acceleration of block and wedge। बहुत सारे अलग अलग मेथड लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल विजुअल इंस्पेक्शन से भी हो जाएगा। एक और थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन मान लेते हैं। सपोज वेज को आप A एक्सेलेरेशन से चला रहे हो, अब आपको ब्लॉक का एक्सेलेरेशन बताना है। तो अगेन देखो वो जो स्ट्रिंग है वहां फोल्ड हो रखी है, ये लेंथ L1 है, ये L2 है, ये L3 है और ये L4 है। जब ये वेज राइट लेफ्ट की तरफ जाएगा तो ये पुली भी लेफ्ट की तरफ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से लेंथ बढ़ेंगे, L2 एंड L4। L2 और L4 क्या बता रहे हैं, L2 एंड L4 आर द सेपरेशन बिटवीन वेज एंड वॉल, और वेज वॉल से दूर जा रहा है तो ये दोनों स्ट्रिंग का लेंथ बढ़ेगा। L3 में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, वो दोनों पुली तो फिक्स है। अगर यहां L2 और L4 बढ़ रहे हैं तो टोटल लेंथ स्ट्रिंग का कांस्टेंट रहना, तो कोई लेंथ ऐसी होगी जो डिक्रीज होगी। अगर मैं कहता हूं कि ये 1 मीटर आगे गया तो ये लेंथ L4 प्लस 1 हो गई और ये L2 प्लस 1 हो गया, तो डिक्रीज कौन सा होगा, L1। यहां से कितना डिक्रीज हो गया, L1 माइनस 2। इसके 1 मीटर आगे जाने से वो 2 ऊपर किसका है, तो अगर ये A एक्सेलेरेशन से चल रहा है तो ये ऊपर जाएगा 2A एक्सेलेरेशन से। एंड दिस 2A इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इट इज विद रिस्पेक्ट टू वेज। अगर ये एंगल थीटा है तो इस 2A के आप कंपोनेंट कर लो, ये बनेगा 2A cos थीटा, ऊपर बनेगा 2A sin थीटा। सो एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज इज 2A cos थीटा आई कैप प्लस 2A sin थीटा जे कैप। एंड एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसमें वेज का और ऐड कर दो, वो बन जाएगा 2A cos थीटा
माइनस ए आई कैप प्लस 2a साइन थीटा जे कैप। अगर इसका x कंपोनेंट 0 हो गया तो ग्राउंड पर बैठे हुए आदमी को ऐसा लगेगा कि ब्लॉक सीधा ऊपर जा रहा है। जैसा आपने पढ़ा होगा वो रिवर्स स्विमर वाली प्रॉब्लम में x कंपोनेंट 0 हो गया तो वो रिवर करंट के परपेंडिकुलर मूव करता दिखाई देता है और वहां पर ड्रिफ्ट 0 हो जाता है। ये वही सिनेरियो है एक्चुअल में देखा जाए तो, जिधर वेज चल रहा है वो डायरेक्शन हो गया डाउनस्ट्रीम, तो मैन उसके परपेंडिकुलर जा रहा है, मैं वो ब्लॉक जो मैन के जैसा काम हो गया। तो जो कंस्टेंट मोशन है एक्चुअली रिलेटिव मोशन का ही काइंड ऑफ पार्ट है वो। सो आई एम श्योर कि अब आपको कंस्टेंट मोशन का लॉजिकल मीनिंग जरूर समझ में आ गया होगा। मैथमेटिकल तरीके इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, डिफरेंशिएशन करके सॉल्व करते हैं, वर्चुअल वर्क मेथड लगाते हैं, लेकिन अगर आपको उसको फिजिक्स से सॉल्व करना है तो उसमें रिलेटिव मोशन कैसे आता है जो आपको फिर बाकी और चैप्टर्स में भी हेल्प करेगा और रिलेटिव मोशन के डर को हटा देगा। तो उसके लिए आपको इस मेथड पर जरूर वर्क करना चाहिए, इस पर फोकस करना चाहिए। आई एम श्योर कि अब आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।